हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला में। LIC WIT और CBIT ऑफिसर के लिए हम लोग MCQs डिस्कस कर रहे हैं और ये उसका पार्ट 3 है। इसके पहले 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, तो वो अगर आपने नहीं देखे तो पहले उनको देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन अगर हम इसमें देखें तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है, व्हाट इज़ ए ज़ॉम्बी मशीन। अच्छा देखो, ज़ॉम्बी मशीन जो है इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप लोगों ने उसको पहले पढ़ रखा है तो बोट नेट के नाम से। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ नहीं है तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को इसको सर्च कीजिएगा, इसके बारे में समझिएगा। क्योंकि बोटनेट जो फीचर है इसको इंटरव्यू में 2 बार पूछा जा चुका है। मतलब 2 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने हमको बताया कि बोटनेट से रिलेटेड क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे। तो जोम्बी की देखो, अगर हम बात करें जोम्बी मशीन, तो जोम्बी मशीन बेसिकली क्या होती है, एक इसको सिंगल बोट कहा जाता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कंप्यूटर जो बोट इन्फेक्टेड है। अच्छा, बोट क्या होता है या बोट इन्फेक्टेड कंप्यूटर क्या होता है, तो इसको ऐसे समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक कंप्यूटर है, इसकी खुद की एक आइडेंटिटी थी। इस आइडेंटिटी पे कोई एक मालवेयर या मेलिशियस सॉफ्टवेयर इस पे इंस्टॉल किया गया, या फिर ये बोल सकते हैं कि इसको एज ए किसी दूसरी लोकेशन से, रिमोट लोकेशन से इसको एक्सेस किया जाएगा और इसके थ्रू वो वाला काम किया जाएगा जो हम करना चाह रहे थे, लेकिन खुद के कंप्यूटर से नहीं। तो ज़ॉम्बी मशीन को ऐसे समझिएगा कि ये बेसिकली रिमोट लोकेशन से हैंडल किए जाने वाले कंप्यूटर्स हैं, या फिर वेब रोबोट भी इनको कहा जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बोट जो होता है ये क्या है, एक मेलिशियस या फिर मेल फंक्शंस कंप्यूटर हैं जो रिमोट लोकेशन से एक्सेस किए जाते हैं बेसिकली। और इनका काम अलग अलग तरीके से देखो इनको यूज़ में लिया जाता है। कहीं कई बार क्या होता है कि डिनाइल ऑफ सर्विस जो अटैक होता है आपका, DOS, उसको परफॉर्म करने के लिए यूज में लिया जाता है। कई बार क्या होता है, स्पूफिंग वगैरह के लिए इसको यूज में लिया जाता है। कई बार कुछ जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो बोटनेट जो होते हैं ये ऐसे कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है, और इनसे क्या किया जाता है, रिक्वेस्ट किसी सर्वर पे कंटिन्यूसली सेंड की जाती है, तो अलग अलग टाइप के अटैक वहाँ पे परफॉर्म होते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था ज़ॉम्बी मशीन क्या होती है। तो ज़ॉम्बी मशीन बेसिकली तो होती है, या तो हम बोल सकते हैं वेब रोबोट, या फिर हम बोलते हैं बॉट इन्फेक्टेड कंप्यूटर। तो इसका आंसर निकल के आता है बी एंड सी, ऑप्शन नंबर ई। अब इसी में थोड़ा सा और अगर हम देखें तो ये जो बॉट इन्फेक्टेड कंप्यूटर होते हैं इसको जनरल वे में अगर हम समझें तो देखो होगा क्या कि कई बार हम लोग जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं किसी वेबसाइट पे, जैसे एग्जांपल में लेके चलो, गूगल में जीमेल एक प्रोडक्ट है गूगल का, तो जीमेल के थ्रू हम लोग एक नई मेल आईडी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो होता क्या है कि वहाँ पे आप एक एक आपको कैप्चा करके देता है जिसमें लिखा आता है आई एम नॉट ए रोबोट, या फिर आई एम ए ह्यूमन, और आपको इसको टिक करना होता है। जब आप इसको टिक करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आपने इसको टिक किया तो ये कैप्चा क्या करता है कि स्क्रिप्ट रन करता है। स्क्रिप्ट कौन सी रन करेगा कि ये जो पूरी स्क्रीन है उस स्क्रीन को स्कैन करना स्टार्ट करता है। स्कैन इन द सेंस कि पूरी स्क्रीन पे जितनी बार माउस आपका, मतलब एक जो फिक्स लोकेशन है उससे कितनी बार माउस आपका लेफ़्ट राइट या अप डाउन मूवमेंट किस तरीके से करता है। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर ये वेब रोबोट ने किया होता ये काम, मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन वाला फेज है ये अगर वेब रोबोट के थ्रू किया गया होता, तो रोबोट तो कैसे कर चलेगा, मतलब जो स्क्रीन होगी उसको स्कैन कर करके चलता रहेगा। लेकिन ह्यूमन जो रहेंगे वो क्या करेंगे कि जैसे ये चेकबॉक्स था, मैंने इसको टिक किया, जब तक ये वेरीफाई नहीं हो जाएगा तब मैं रुका रहूँगा। तो होगा क्या कि यही चीज़ होती है। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं यार इसको पता कैसे लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक स्क्रिप्ट है जो ये चेक कर रही है कि आपका माउस जो है उसका मूवमेंट कैसा है। अगर वेब रोबोट होंगे या बॉट इन्फेक्टेड कंप्यूटर के थ्रू ये रिक्वेस्ट बनाई जा रही होगी, रजिस्ट्रेशन की उसके थ्रू किया जा रहा होगा, तो नॉर्मल सी बात है कि नंबर ऑफ़ टाइम पेज को रिफ्रेश करेगा वो, या फिर कुछ चीज़ सर्च करने की कोशिश करेगा, या फिर स्कैन कंटिन्यू करता रहेगा। तो अगर वेब रोबोट होगा तो वहाँ पे वो उसको स्कैन नहीं कर पाएगा। आजकल तो ये जो कैप्चा है ये विजुअल इमेजेस के थ्रू भी दिया जाने लगा है। अलग अलग टाइप के कैप्चाज बना दिए गए हैं, तो वो इनको प्रिवेंट करने के लिए बनाए गए हैं। तो ज़ॉम्बी मशीन अच्छे से आपको समझ आई होगी। ऑप्शंस यहाँ पे इसके आंसर होंगे बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन कंप्यूटर नेटवर्क ट्रांसमिशन मोड्स। देखो ट्रांसमिशन मोड जो है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों में ये पूछे जाते हैं। पूछने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि ये सबसे बेसिक टॉपिक कहलाता है नेटवर्किंग का। तो यहाँ पे बोला गया है ट्रांसमिशन मोड्स आर यूज टू कंट्रोल डेटा फ्लो डायरेक्शन और ट्रांसमिशन, विच मोड
इज यूज इन वॉकी टॉकी। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये रूरल बैंक्स जो होते हैं उनके अंदर IT ऑफिसर एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर पूछा हुआ है ये। तो वॉकी टॉकी की देखो अगर हम बात करें तो वॉकी टॉकी बेसिकली क्या होता है, उनका एक बेसिक फीचर होता है कि वो एट ए टाइम पे सिर्फ एक ही डिवाइस की तरह काम करेंगे। इसको ऐसे समझिएगा कि एक डिवाइस है सेंडर, दूसरी डिवाइस है रिसीवर। सेंडर से डेटा सेंड किया गया तो रिसीवर ने डेटा को रिसीव किया। अगर रिसीवर अपना नेचर चेंज करना चाहे और ये सेंडर बनना चाहे तो इसको सेंडर बनने के लिए अपना जो पुराना वाला नेचर था रिसीवर उसको छोड़ना होगा। तो अब होगा क्या कि रिसीवर तो ये पहले था, लेकिन अब इसने रिसीवर वाला पार्ट छोड़ा अपना और ये सेंडर में चेंज हो गया। सेम कॉन्सेप्ट पे आपकी वॉकी टॉकी काम करती है कि ये सेंड कर रही होगी और हो सकता है उस टाइम पे ये रिसीव कर रहा हो। तो इसको ऐसे समझिएगा जी, जनरली जो वॉकी टॉकी होती है उसमें 2 वे ऑफ ट्रांसमिशन होता है। तो अगर सिंगल डायरेक्शन में हो तो उसको तो कहा जाता है आपका सिंप्लेक्स मोड। डबल डायरेक्शन में हो लेकिन सेम टाइम पे ना हो तो वो कहलाता है आपका हाफ डुप्लेक्स मोड। और डबल डायरेक्शन में हो मतलब बोथ डायरेक्शन में सेंडर रिसीवर एक साथ डेटा को सेंड भी कर सके और रिसीव भी कर सके, वो कहलाता है आपका फुल डुप्लेक्स मोड। तो यहाँ पे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स मोड। वॉकी टॉकी का कॉन्सेप्ट ऐसे समझिएगा कि जब भी उसमें डेटा को रिसीव करना होता है हमेशा वो रिसीवर ही बने रहते हैं। वैसे तो वॉकी टॉकी हमेशा एज ए रिसीवर ही रहती है, लेकिन डेटा जब सेंड करना होता है तो उस पर एक बटन होता है जिसको प्रेस करके आपको मैसेज अपना सेंड करना होता है। तो उस वॉकी टॉकी से कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेज होती हैं उन सब पे वो डेटा एज ए ब्रॉडकास्ट मैसेज की तरह चला जाता है। तो ये आंसर इसका क्या निकल के आएगा, आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है IP वर्जन 4 इज रिप्रेजेंटेड एज, यहाँ पे बिट्स पूछा गया है कि IP वर्जन 4 जो है वो कितने बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है और IP वर्जन 6 जो है वो कितने बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो बिट की अगर हम बात करें तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे ये भी पूछा गया है, अलग अलग पार्ट में पूछा गया है, 2 पार्ट हमने दोनों कंबाइन कर दिए। ये होता है आपका 32 बिट का और IP वर्जन 6 होता है आपका 128 बिट का। अच्छा देखो, इसमें अब कुछ और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस क्या कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया IP वर्जन 4 जो है उसके अंदर पार्ट्स कितने होते हैं। तो बेसिकली IP वर्जन 4 की अगर हम बात करें वर्जन 4 की, तो यहाँ पे टोटल 4 ऑक्टेट होते हैं, ऑक्टेट कहा जाता है। तो जो ऑक्टेट होते हैं ये सारे के सारे 8 बिट के होते हैं, मतलब 8 × 4 आपका 32 बिट का टोटल एड्रेस हो गया। ऐसे ही वर्जन 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके 8 पार्ट। और ये जो पार्ट होते हैं इन पार्ट के अंदर बेसिकली जो वैल्यू लिखी हुई है वो कितने कितने बिट की लिखी हुई होती है, 16 बिट की। तो ये है जो इस पे क्वेश्चंस और बन सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। एक चीज़ और देखो, ये IP वर्जन 4 जो है इसके अंदर 2 टाइप की एड्रेसिंग हो सकती है। एक होगी इसमें क्लासफुल और एक होगी इसके अंदर क्लासलेस। यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। IP वर्जन 6 के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। क्लासफुल क्लासलेस जो है ये IP वर्जन 4 के अंदर ही रहेंगी। क्लासेज आपने देखी होगी, क्लास A B C D and E 5 जो क्लासेज होती है, 3 क्लासेज जो है वो अलग है, D अलग है और E क्लास अलग है जिसको फ्यूचर के लिए रिजर्व रखा गया है। तो उनमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ तो इसका आंसर क्या होगा आपका 32 बिट एंड 128 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा, इसको होम पर रख लेते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर का कोई फिजिकल एड्रेस है। फिजिकल एड्रेस होता है आपका मैक एड्रेस जिसको जनरली बोला जाता है। तो ये किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। आप कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। वैसे तो आप लोगों को काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, नॉर्मल सा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस और फिजिकल एड्रेस ऑफ अ लोकल डिवाइस। देखो यहाँ पर एक वीडियो है जो हम लोगों ने काफ़ी पहले अपलोड किया हुआ है, उसमें दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर यहाँ पे किए हुए हैं। बेसिकली अगर हम देखें कि अगर जैसे मान के चलें कि ये आपका एक नेटवर्क है और इसमें कुछ कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड हैं। तो ये जो कंप्यूटर्स है, अगर इन कंप्यूटर का एड्रेस मतलब फिजिकल एड्रेस या फिर हम बोलें हार्डवेयर एड्रेस हमको नहीं पता है, तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज में लिया जाता है वो होता है आपका ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और अगर मान लीजिए आपको लॉजिकल एड्रेस पता करना होता है तो वो होता है रिवर्स ARP। तो ये 2 प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ARP वर्सेस RARP का हमारा एक वीडियो है जो हमने अपलोड किया हुआ है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ पर आई बटन में आपको मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट जो है इसका वो काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
वेन एवर डेटा ट्रांसमिशन इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय एनी कंप्यूटर, तो आपसे ये बोला गया है कि जो डेटा ट्रांसफर किया जाता है किसी भी कंप्यूटर के थ्रू, अगर कोई डेटा ट्रांसमिशन चल रहा होता है, तो वहाँ पर सीपीयू जो है उसका अनवांटेड ओवरहेड को रिड्यूस करने के लिए इनमें से कौन सा यूज़ में लिया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिएगा। वैसे तो इस पर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वो होता क्या है। तो देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर आपका सीपीयू है। आपने किया क्या कि पेन ड्राइव एक इसमें अटैच की, उसका डेटा आप पेन ड्राइव 2 के अंदर कॉपी करना चाहते हैं जो इसमें आपने दूसरी अटैच की है। तो देखो होगा क्या कि पेन ड्राइव 1 का जो डेटा है पेन ड्राइव 2 में अगर आप कॉपी करना चाहते हैं, तो बेसिकली अगर हम देखें तो सीपीयू की यहाँ पर नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि सीपीयू के लिए और भी काफ़ी सारे काम है, कुछ और भी प्रोसेस हैं या फिर कुछ और भी प्रोग्राम्स हैं जिनको रन करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये पेन ड्राइव 1 से पेन ड्राइव 2 में डेटा जो सेट करना होगा, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सीपीयू करेगा क्या, मतलब एक लिमिटेड टास्क है जिसको करके सीपीयू वहाँ से हट जाएगा। वो क्या कर सकता है कि इन दोनों का एड्रेस किसी एक लोकेशन पे स्टोर करवा दे और इनका ऑपरेशन को स्टार्ट करके खुद पीछे हट जाए, और फिर कोई सीपीयू के बिहाफ पे या फिर कोई सेपरेट पार्ट इन दोनों का जो डेटा ट्रांसमिशन चल रहा है उसको कंट्रोल करे। तो आपसे पूछा यही गया है कि सीपीयू जो है उसके अनवांटेड ओवरहेड को रिड्यूस करने के लिए कौन सा प्रोसेसर समझ लीजिए या फिर कौन सी टेक्निक यूज में ली जाती है। तो इसको बेसिकली तो कहा जाता है पूरे कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो यहाँ पे आप मिल जाएगा आपको डीएमए, हाउ डीएमए वर्क, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है वो वर्क कैसे करता है। और यहाँ पर जो यूज़ में लिया जाता है वो होता है आपका आईओपी, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो इसका आंसर तो क्या निकल के आएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ए क्लॉक इनेबल्ड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज नॉन एज। देखो, क्लॉक इनेबल्ड की अगर हम बात करें तो क्लॉक के नाम से सिंपल सा लॉजिक जो माइंड में क्लिक करता है वो है, क्लॉक का मतलब जहाँ भी आए वो है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि डेटा जो है वो सिंक्रोनाइज होता रहे। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वो भी हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। कैश मेमोरी जो है यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो उसके भी आपको 3 या 4 वीडियोज मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, काफ़ी सारा यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, उसका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। प्राइमरी मेमोरी जो है यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा देखो, इसका आंसर की अगर हम बात करें तो वो होगा आपका सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी क्लॉक पल्स की या क्लॉक इनेबल्ड की या फिर क्लॉक साइकिल की बात आए तो वहाँ पर हमेशा जो भी चीज़ होगी वो सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एच डी आर सिंगल डेटा रेट एच डी रैम कैन ओनली रिसीव डेटा ऑन क्लॉक एजेस। देखो, क्लॉक की अगर हम बात करें तो 2 एज होती है। जैसे क्लॉक साइकिल चल रहा है मान लीजिए, तो जो साइकिल चल रहा होगा उसमें 2 एज रहेगी। अगर हम नॉर्मल वे में देखें एनालॉग सिग्नल, तो एनालॉग सिग्नल में तो क्या होगा कि ये वाली जो एज है ये है राइजिंग एज, या फिर इसको नॉर्मल वे में बोला जाता है हाई। और ये वाली जो एज है ये कहलाती है फॉलिंग एज, जिसको नॉर्मल वे में कहा जाता है लो। तो ये सिग्नल्स होते हैं, हाई सिग्नल होगा या फिर लो सिग्नल होगा। लेकिन कंप्यूटर के बिहाफ पे अगर हम बात करें तो ये एनालॉग जो है ये कंप्यूटर में नहीं होता। कंप्यूटर में क्या होता है, सिग्नल जो भी होता है वो होता है डिजिटल। जैसे ही डिजिटल की बात आती है तो जो सिग्नल्स हमारे काम करते हैं वो होते हैं आपके बाइनरी, और बाइनरी क्या होता है, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। मतलब अब यहाँ पर जो वेव्स बनेंगी वो कैसी बनेंगी, या तो वो 1 होगा, यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर 1 है तो ये 0 वाली पॉइंट होगा, तो या तो सिग्नल होगा राइजिंग या फिर सिग्नल होगा फॉलिंग। तो इस टाइप की यहाँ पे साइकिल्स बनती हैं। तो आपसे बोल के रखा है कि सिंगल डेटा रेट एच जो होती है, सिंगल डेटा रेट वो सिर्फ और सिर्फ कब अपना डेटा रिसीव करती है। तो सिंगल डेटा रेट वाली जो एच डी रैम है वो हमेशा जब राइज कर रही होंगी तभी वो डेटा को रिसीव कर सकती है। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, राइजिंग। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एच जो होती है ये तो सिर्फ राइजिंग के टाइम पे ही आपके डेटा को रिसीव करने का काम करती है। एक होती है आपकी DDR, डबल डेटा रेट, जो आजकल नॉर्मल कंप्यूटर्स में या मोबाइल्स में यूज में ली जाने लगी है। तो एच जो होती है ये सिर्फ राइजिंग टाइम पे डेटा को रिसीव करेगी। DDR जो होती है ये राइजिंग और फॉलिंग दोनों टाइम पे डेटा को रिसीव करने का काम करती है। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, DDR जो है ये इसका पहला वर्जन था, उसके बाद में DDR2 आया, फिर DDR3 आया, फिर 4 आया, फिर अब 5 भी यूज में लिए जाने लगा है।
तो ये जो DDR के वर्जन्स हैं, जो वर्जन्स पड़े हैं, इनमें नॉर्मल सी बात है कि स्पीड जो है डेटा को रिसीव करने की या डेटा को सेंड करने की या डेटा को फेच करने की, तो ये वाली स्पीड्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। DDR1 और DDR2 की अगर नॉर्मली बात करें तो वहाँ पे करीब 4 गुना स्पीड ज़्यादा मिलती है। DDR3 में ऐसे ही 8 गुना ज़्यादा स्पीड मिल पाती है। तो ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है SDR और DDR का। अच्छा, DDR वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपसे इंटरव्यू में पहले पूछा जा चुका है स्टूडेंट से, तो इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन कंप्यूटर्स। देखो ये जो क्वेश्चन है ये वैसे तो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने इसको MCQ बना के यूज़ में लिया है कि कैश मेमोरी जो होती है वहाँ पर किस टाइप की मेमोरी यूज में ली जाती है और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वहाँ पर किस टाइप की मेमोरी यूज में ली जाती है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये दोनों होती तो रैम ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, लेकिन एक होती है आपकी स्टैटिक और एक होती है आपकी डायनामिक। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो कैश मेमोरी होती है ये होती है आपकी स्टैटिक रैम और जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है ये होती है आपकी डायनामिक रैम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा हुआ है इंटरव्यू में, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैश मेमोरी जो वो किस टाइप की मेमोरी है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए पूछा जाए आपसे कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है तो 99% लोग जो है वो कैश मेमोरी को ही बताते हैं, हालांकि होती यही है। लेकिन अगर ऑप्शंस में आपसे पूछा जाए तो वहाँ पे आप पहले चेक कीजिए कि वहाँ पे रजिस्टर्स दिए हुए या नहीं दिए हुए हैं। रजिस्टर्स अगर दिए हुए हैं तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो होती है वो होते हैं रजिस्टर्स। कैश मेमोरी जो है वो वहाँ पे सेकेंडरी हो जाएगी, मतलब सेकंड नंबर पे आएगी। और अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा गया तो आपको एक्सप्लेन करना रहेगा कि सर सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर्स ही होते हैं जो आपके CPU के साथ में रहते हैं, लेकिन साइज़ ज़्यादा चाहिए इनमें डेटा स्टोर करने के लिए, इसलिए इनको ज़्यादा यूज में नहीं ले सकते हैं। और नॉर्मली कौन सी यूज में ली जाती है आपकी कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी जो है ये भी अलग अलग टाइप की होती है, L1 कैश होती है, L2 कैश होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इन पर भी डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये वाला लास्ट क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे ऐड किया है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है ये इंटरव्यू में और जो आपका मेंस एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया है, दोनों में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। एंड्रॉयड के लिए भी पूछा जाता है और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी पूछा जाता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसको यूज़ में लेके एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम को या तो मॉडिफाई किया जा सके या फिर उसकी जो रेस्ट्रिक्शंस है उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाया जा सके या फिर काफ़ी ज़्यादा उसमें मॉडिफिकेशंस करके उसको यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है या फिर जो कंट्रोल्स है वो यूज़र के अकॉर्डिंग चेंज कर दी जाए। तो एंड्रॉयड के अंदर ये वाली चीज़ जब की जाती है तो इसको तो बोला जाता है रूट या फिर रूटिंग। और अगर हम बात करें कि एप्पल के अंदर क्या किया जाता है तो एप्पल के अंदर किया जाता है आपका जेल ब्रेक। अच्छा, वैसे तो ये सारे के सारे जो है क्वेश्चंस जैसे हाईजैकिंग है, क्रैकिंग है, पेचिंग है, ये सारे ही क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। इंटरव्यू के अंदर एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि क्रैकर में और हैकर में डिफरेंस क्या होता है, तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जेल ब्रेक इसका आंसर होगा। एप्पल की जब भी बात की जाएगी एप्पल iOS की तो उसमें हमेशा जेल ब्रेक होता है, और अगर एंड्रॉयड की बात की जाती तो वहाँ पे क्या होता है आपका रूटिंग। तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चंस जो थे वो इसमें इंक्लूड किए हैं। कुछ भी इसमें से समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप पूछ लीजिएगा। मेल अगर आप हमें करना चाहें तो मेल भी आप हमें कर सकते हैं, और अगर आप मैसेज करना चाहें फेसबुक पेज पे तो आप हमें फेसबुक पेज पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।